नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर है। अभी हमारे दोनों दुश्मन देश जैसे कि चाइना और पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाले। पहले से ही चाइना के पास एक अच्छे खासे नंबर में J-20 जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद है और साथ ही पाकिस्तान को भी चाइना इसी साल के अंदर ही J-35 जैसे 5th जनरेशन फाइटर को डिलीवर करने वाला है। इसी बात को लेकर अभी इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर एयर मार्शल संजीव कपूर ने एक इंटरेस्टिंग काउंटर स्ट्रेटेजी सजेस्ट किया है। उनका कहना है कि चाइना और खास करके पाकिस्तान की J-35 को काउंटर करने के लिए अभी भारत को तुरंत ही Su-57 को खरीदने का विचार करना चाहिए, क्योंकि एमका को अभी इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने में 10 साल का समय लगने वाला है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स इन 10 सालों में पाकिस्तानी एयरफोर्स के मुकाबले काफ़ी पीछे पड़ने वाला है। और अभी एक दिन पहले ही रशिया की तरफ से Su-57 को लेकर भारत को एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर को दिया गया था, जिसमें रशिया की तरफ से Su-57 की एक फुल्ली कस्टमाइज्ड वेरिएंट को भारत को ऑफर किया गया था, जिसमें टेक्नोलॉजी के अलावा Su-57 में इंडियन ओरिजिन रडार और मिशन कंप्यूटर जैसे और भी कई सारे सिस्टम को या इंडियन ओरिजिन एवियोनिक्स को इंटीग्रेट करने का ऑफर दिया गया था, जिस वजह से भारत एवियोनिक्स के मामले में Su-57 के साथ फुल कस्टमाइजेशन कर सकता है और इससे सुपर सुकोई के साथ Su-57 का काफ़ी सारे सिस्टम कॉमन होने वाले, जो कि फ्यूचर में मेंटेनेंस रिलेटेड सेक्टर में भारत को काफ़ी मदद करने वाले। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी भारत को F-35 को ऑफर करने की बात की गई है, लेकिन F-35 के साथ बहुत सारे टर्म्स और कंडीशन आने वाले हैं और बिना यूएस के परमिशन के भारत इस एयरक्राफ्ट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, जिस वजह से एयर मार्शल संजीव कपूर का कहना है कि भारत को Su-57 पर ही फोकस करना चाहिए और ये भारत के लिए एक परमानेंट नहीं बल्कि इन टर्म सोल्यूशन हो सकता है, जिसे अभी एमका के बनने तक पावर को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की अंडर वाटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को लेकर है, जिसमें ब्रह्मोस एरोस्पेस जल्दी एक मेजर माइलस्टोन को हासिल करने वाला है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से भी ब्रह्मोस की अब तक की सबसे रिवोल्यूशनरी वेरिएंट को टेस्ट करने की बात की गई है। अब तक आपको पता होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल को लैंड से, एयर से और शिप से फायर किया जा सकता है, लेकिन अभी ब्रह्मोस की तरफ से एक सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट को टेस्ट करने की बात की गई है। ये सबमरीन लॉन्च्ड ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मोस एनजी को बेस करके बनाया गया है, जिसे आगे चल के प्रोजेक्ट 75I क्लास के सबमरीन में इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। ब्रह्मोस की सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट को इस तरीके से डेवलप किया गया कि इसको बिना किसी वर्टिकल लॉन्च ट्यूब के फायर किया जा सकता है और इसके लिए सबमरीन का नॉर्मल टॉर्पेडो ट्यूब का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मिसाइल का वेट करीब 1.5 टन के आसपास होने वाला और ये 300 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर के अंदर स्ट्राइक करने की उम्मीद किया जा रहा है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से कंफर्म किया गया कि ब्रह्मोस की सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट अभी एडवांस डेवलपमेंट स्टेज में पहुंच चुका है और अपकमिंग टेस्ट के दौरान इसकी अंडर वाटर लॉन्च मैकेनिज्म, सबमरीन कैपेबिलिटी और ऑपरेशनल स्टेबिलिटी को वेरीफाई किया जाने वाला है। जब ये मिसाइल फुली ऑपरेशन होगा तो भारत के पास एक ऐसा वेपन होने वाला है जो सबमर्ज पोजीशन से लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक कर सकेगा, दुश्मन के कोस्टल बेसेस, वॉरशिप्स और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन को न्यूट्रलाइज कर सकेगा और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की अंडर वाटर डिटरेंट कैपेबिलिटी को कई गुना तक बेहतर बना सकेगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की स्टैंड अप स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ से। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने स्टैंड अप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए एक डुअल स्ट्रेटेजी पर काम किया जा रहा है। एक तरफ इजरायली ओरिजिन रैम्पेज मिसाइल का भारत में लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट किया जा रहा है और दूसरी तरफ DRDO के साथ मिलकर एक इंडिजिनस एयर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। और मजे की बात यह कि ये मिसाइल पिनाका रॉकेट पर बेस्ड करके होने वाला है, यानी कि DRDO की तरफ से भी पिनाका रॉकेट के एक एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। रैम्पेज मिसाइल को अभी कुछ ही टाइम पहले ही इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयरवेज पर इस्तेमाल किया था। मिसाइल 250 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है और इसमें 150 kg तक की हाई एक्सप्लोसिव वॉरेट का इस्तेमाल किया जाता है। रैम्पेज मिसाइल की एक्यूरेसी और इसकी हार्डन टारगेट को स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी ने इसे इंडियन एयरफोर्स के लिए ट्रस्टेड वेपन बना दिया है और अभी इसको इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MK और रफाल में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सक्सेस के बाद भारत ने इजराइल के साथ एक एग्रीमेंट को भी साइन किया, जिसमें रैम्पेज का लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाने वाला है। दूसरी तरफ DRDO भी एक एयर लॉन्च पिनाका 4 मिसाइल पे काम कर रहा है, जो कि रैम्पेज मिसाइल की तरह एक इंडिजिनस ऑप्शन होने वाला है। पिनाका 4 की बात करें तो इसकी ग्राउंड लॉन्च्ड वेरिएंट ही
300 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक करने में सक्षम होने वाला है। और अभी इसकी जिस एयर लॉन्च वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है, इसका रेंज मिनिमम 250 किलोमीटर के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। एयर लॉन्च पिनाका को सभी इंडियन ओरिजिन फाइटर जेट से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वेरिएंट Su-30 MKI, रफाल, मिराज 2000 और यहाँ तक कि तेजस से भी फायर किया जा सकेगा। इसके लिए मिसाइल की एयरफ्रेम में एरोडायनामिक मॉडिफिकेशन किए जाएंगे और साथ ही मिसाइल में प्रिसिशन सीकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ये मूविंग या फोर्टिफाइड टारगेट को भी एक्यूरेटली हिट कर पाएगा। इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि पिनाका की मार्क 4 वेरिएंट का एयर लॉन्च वेरिएंट एक कॉस्ट इफेक्टिव और एक इंडिजिनस अल्टरनेटिव हो सकता है। रैम्पेज जैसे इंपोर्टेड सिस्टम के मुकाबले पिनाका 4 इंडियन एयरफोर्स को देसी ऑप्शन देने वाला है, जिसमें ऑपरेशनल कॉस्ट कम होने वाला है और इसकी परफॉर्मेंस लॉन्ग रेंज मिशन के लिए सुइटेबल होने वाला है। हाई अल्टीट्यूड से लॉन्च करने पर इसकी रेंज 250 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिससे इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर रहकर भी स्ट्राइक को कंडक्ट कर पाएंगे। डीआरडीओ इस मिसाइल में एडवांस गाइडेंस सिस्टम को भी ऐड करने वाली। ये मिसाइल इनर्शियल नेविगेशन, जीपीएस और फ्यूचर में इंडिजिनस सीकर के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। इससे इस मिसाइल की टारगेटिंग एक्यूरेसी इंपोर्टेड मिसाइल के बराबर है, उससे बेहतर होने की उम्मीद भी किया जा रहा है। लेकिन पिनाका की एयर लॉन्च वेरिएंट को डेवलप करने में डीआरडीओ के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम या चैलेंज आने वाली है, वो इसकी साइज को लेकर होने वाली है। और एयर लॉन्च वर्जन को बनाने के लिए पिनाका के साइज को कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, सीकर को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा और जेट डायनेमिक के साथ मिसाइल को इंटीग्रेट करना जरूरी होने वाला है। लेकिन जैसे कि डीआरडीओ को मिसाइल को बनाने का अच्छा खासा अनुभव मौजूद है, तो डीआरडीओ इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इस दौरान भारत की तरफ से पाकिस्तान के कई मेजर एयरवेज को टारगेट किया गया था। लेकिन इस दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्चुअली पाकिस्तान के कितने एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया गया था, इसको लेके कोई भी ऑफिशियल डाटा पब्लिक नहीं किया गया। और ओपन सोर्स डाटा को एनालाइज करके हमने पिछली बार आपको बताया था कि 7 पाकिस्तान के 9 से 12 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए गए हैं, जिसमें फाइटर और एवेक्स दोनों शामिल हैं। अभी पहली बार एनडीटीवी की तरफ से पब्लिश किए गई रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि इस दौरान पाकिस्तान के मिनिमम 9 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किया गया और ये बात स्पेकुलेशन नहीं बल्कि कंफर्म रिपोर्ट मानी जा रही है। हालांकि अभी एग्जैक्ट एंगेजमेंट डिटेल क्लासिफाइड है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को लेके ये ऑपरेशन एक टेक्स्ट बुक सक्सेस माना जा रहा है, जिसमें JF-17, मिराज 5, F-16, साब एरिया एवेक्स और C-130 जैसे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने की बात कंफर्म किया जा रहा है, जिसमें बोथ एयर टू और एयर टू ग्राउंड किल्स शामिल है। इंडियन एयरफोर्स के सोर्सेस का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के एयर पावर पोस्चर के लिए एक मेजर माइलस्टोन रहा है और उन्होंने ये भी बताया कि इस मिशन के दौरान सिर्फ 9 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय नहीं किए गए थे, बल्कि पाकिस्तान के हाई वैल्यू एयरवेज को भी न्यूट्रलाइज किया गया था। ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि F-16, JF-17 और एवेक्स प्लेटफॉर्म पाकिस्तानी एयरफोर्स की कॉम्बैट फ्लीट का कोर एयरक्राफ्ट माने जा सकते हैं और इनका डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान के लिए एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन सेटबैक होने वाला है। पाकिस्तानी मिलिट्री ने अब तक ऑफिशियली इन लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट की टाइप को भी मेंशन किया जा रहा है, इससे लगता है कि रिपोर्ट में क्रेडिबिलिटी जरूर है। नॉर्मली ऐसे सेंसिटिव ऑपरेशन की डिटेल पब्लिकली कंफर्म नहीं किए जाते हैं, लेकिन ट्रस्टेड डिफेंस सोर्सेस का कहना है कि ये पूरी तरीके से सच है और इसके स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन काफी बड़े होने वाले। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो आगे चल के ऐसे प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक को किया जा सकता है। अभी इंडियन एयरफोर्स एक हाई अलर्ट मोड में ऑपरेट कर रहा है, जहाँ हर पोटेंशियल थ्रेट का प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन सिर्फ एयर सुपीरियरिटी नहीं दिखाते हैं, बल्कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटेंट और रेडीनेस को भी दुनिया के सामने पेश करने वाले हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान के रडार सिस्टम की तरफ से। अभी सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से अभी टर्किश डिफेंस कंपनी असेलसान को एक नए लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम के लिए अप्रोच किया गया। इस रडार का नाम ALP-300G रडार है और ये डिसीजन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने चाइनीज सप्लाई रडार सिस्टम से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज रडार मॉडर्न थ्रेट जैसे कि लो ऑब्जर्वेबल टारगेट या ड्रोन्स को सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, जिस वजह से उनकी ऑपरेशन रिलायबिलिटी के ऊपर सवाल उठने लगे हैं। ALP-300G एक एडवांस एस बैंड की AESA रडार सिस्टम है और इस रडार में लेटेस्ट AESA टेक्नोलॉजी के साथ डिजिटल बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इसे मॉडर्न एयर थ्रेट जैसे कि ड्रोन्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट करने में कैपेबल बनाने वाला है। ये रडार एक साथ मल्टीपल टारगेट को ट्रैक कर सकता है और सेम टाइम पर वेदर डाटा को एनालाइज करके डिटेक्शन एक्यूरेसी को और भी इंप्रूव कर सकता है। अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स इसी कैपेबिलिटी की तलाश में है, जो इसे चाइनीज ओरिजिन सिस्टम से नहीं मिल पा रहा है। ALP-300G रडार एक मोबाइल और स्टैंड अलोन सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि इस रडार सिस्टम को इजीली बैटलफील्ड में शिफ्ट किया जा सकता है, फिर इसकी पोजीशन को बदला जा सकता है और इसमें कमांड एंड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, पावर सिस्टम और सब कुछ वहाँ पे इंटीग्रेटेड होता है।
इसे एक 10 टन क्लास की ट्रक के ऊपर भी माउंट करके लिया जा सकता है और सिर्फ 30 मिनट के अंदर इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये बात दिखाता है कि पाकिस्तान अपने चाइनीज ओरिजिन डिफेंस इक्विपमेंट पे पूरा भरोसा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में टर्की जैसे ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर के साथ रडार डील करना एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक सिग्नल माना जा रहा है। लेकिन इससे एक और बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है कि पाकिस्तान इनडायरेक्टली ये एक्सेप्ट कर रहा है कि चाइना की डिफेंस टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में रिलायबल नहीं होने वाले। अब यहाँ पर ALP-300G जैसे रडार को एक्वायर करने से पाकिस्तानी एयरफोर्स की एयर डिफेंस कवरेज में तो इंप्रूवमेंट मिलने वाला है, लेकिन इससे रीजनल एयर पावर बैलेंस में कोई मेजर शिफ्ट आ गया नहीं, ये फ्यूचर एंगेजमेंट के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।